नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोड़। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। आज हर कोई बहुत तेजी के साथ बहुत कम वक्त में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और इस बारे में या तो ट्रेडिंग करें या म्यूचुअल फंड करें, इसमें बहुत सारे उलझने हैं। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे एड्स भी देखते होंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इतना कम इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाएं, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। खासतौर पर ट्रेडिंग को लेकर एक बहुत डर है लोगों के मन में कि पैसा डूब ना जाए। म्यूचुअल फंड और एफडी में भी लोगों को बहुत सारे सवाल जानने हैं, जवाब जानने हैं। तो आज हम बिना किसी लाग लपेट के एक बड़े एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे कम पैसों में या कम वक्त में सेफली पैसा कमाया जा सकता है। मिडिल क्लास के लिए कितनी सारे ऐसे चांसेस हैं कि मिडिल क्लास के लोग भी कम पैसे में सुरक्षित पैसा कहीं पर निवेश करके उससे पैसा बना सकते हैं। और इसके लिए आज स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर स्पेशल गेस्ट हैं परमजीत सचदेवा जी, जो 35 साल से इसी फील्ड में है। ना खुद अपनी वेल्थ क्रिएट की है, बल्कि न जाने कितने लोगों को आज वो ऐसे मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं जो सिर्फ उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए सपना था। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार जी। स्तेश नैन अनफिल्टर्ड चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई बात कर रहा है या करना चाहता है, लोगों के सवाल हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा क्रेडिबल फेस चाहिए था जिससे मैं सवाल करूं तो जवाब भी वैसे आए, लोग उस पर यकीन करें। और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि आप दशकों से इसी फील्ड में लगे हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उतना रिस्क भी है, एक बहुत बड़ा डर भी है। खासतौर पर जो थोड़ी सी पीछे की जनरेशन है वो डरती है कि हम ट्रेडिंग में जाएं कि म्यूचुअल फंड में जाएं। वो तो इनको हाथ नहीं लगाते, एफडी उनके लगता है कि ये सेफ एंड सिक्योर है। आप मुझे बताइए कि किस चीज़ पर ट्रस्ट करो, क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, सुरक्षित उससे ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो पहली जनरेशन है वो अभी भी स्टॉक मार्केट को जुआ ही समझती है। जी जी। और उनको यही लगता है भी बैंक की एफडीआर सेफ है। तो मैं एक बात अपनी करूंगा डाटा के साथ ही। हमारे पास इंडिया में सबसे पुराना जो स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर है, दैट इज सेंसेक्स। वो 1980 में शुरू हुआ, उसका डाटा अवेलेबल है। 1918 से लेके 1980 से 2025 ख़त्म हुआ अभी, लगभग 45 ईयर की जर्नी है। 45 साल में ऑन एन एवरेज जड़ी उसकी जो कंपाउंडिंग है, जो ग्रोथ है, दैट इज 15%, 15। इसी के कंपैरिजन में हमारे पास अगर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज अराउंड 9 to 10%। और एफडीआर की जैसे बात करते हैं, दैट इज 6 to 7%। ये लास्ट 45 ईयर की एवरेज है ये डेटा से। जी। तो आप देखोगे भी एफडीआर में 5 से 6% की रिटर्न है, प्री टैक्स की मैं बात करता हूँ। जी जी। और उसमें 15% है, मोर देन डबल। लेकिन फिर भी बैंकों में अरबों रुपए की एफडीआर्स हैं, स्टॉक मार्केट में अब भी पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत लोगों को इस मार्केट की नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया भरा हुआ है। हमारे टाइम पे तो खैर इंटरनेट ही नहीं था। जी जी। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, इंटरनेट तो जाके अराउंड 2005 के आसपास आया। पहले चंडीगढ़ आया था, उसके बाद छोटे छोटे कस्बों में हमारे पास तो 2005-06 के आसपास ही साइबर वो कैफे जो होते थे वहाँ पर। ये फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ये तो 10-15 साल ही हुए हैं, 15 साल के करीब हुए हैं इनको। तो पहले हमारे टाइम पे तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई बता। हम छोटे से शहर होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो कंपैरिजन करेंगे, उसका होशियारपुर का है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन उसका कंपैरिजन करेंगे हम बॉम्बे से या बड़े किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से, वी आर जस्ट लाइक ए विलेज। बिल्कुल। उनकी जो कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन का न्यूज़पेपर भी तीसरे दिन आती थी, कोई रेट भी नहीं पता लगता था, कोई इंटरनेट ही कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। तब तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। और आज के युग में सोशल मीडिया भरा हुआ है इसी टॉपिक को लेकर। और अनफॉर्चुनेटली 90%, 90, जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, दैट इज मिसलीडिंग।
तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो भी अगर आप सही इंफॉर्मेशन लेके नहीं करोगे, देयर आर क्वाइट चांसेस, हाई चांसेस भी आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। मतलब रातों रात आप बर्बाद हो जाएंगे। यस, इसमें अगर बिना सोचे समझे आप काम इसमें कूद गए, किसी को दूसरे को देख के, बिना किसी तैयारी के, तो बहुत बड़े चांसेस है आपका सब कुछ जो आपकी हार्ड जो जिंदगी की जो कमाई है वो इसमें आप खराब कर लोगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी कि आप बहुत पैसा भी रातों रात कमा सकते हैं। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है और किस तैयारी के साथ आप जाएं ताकि आपका पैसा सेफ रहे और उससे आप पैसा कमा भी सके, पैसा बना भी सके। मेरे ये जो आपने सवाल पूछा, मेरा आंसर करने का बड़ा देसी तरीका होता है, अभी जो हर एक ही आदमी के समझ में आ जाए। जी, आप ऑफिस बना रहे हो अपना या घर बना रहे हो, क्या करते हो? सबसे पहले किसको हायर करते हो? एक अच्छा आर्किटेक्ट देखते हो। आर्किटेक्ट देखोगे, उससे ड्राइंग्स वगैरह बनाओगे, उसका पहले हायर करने से भी पहले उसके जो पहले उसने प्रोजेक्ट किए हैं आप उसके ऊपर भी नज़र मारोगे। इसने पहले जो जितने प्रोजेक्ट किए हैं उसके ऊपर जो उनकी फीडबैक क्या है, उनके जिनके प्रोजेक्ट उसने किए हैं, जो फिर आपको जिसका काम पसंद आएगा, जिसकी फीडबैक अच्छी लगेगी, आप उसी को हायर करोगे। खुदा ना खासा कभी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करोगे? एक अच्छा डॉक्टर देखोगे। हम गूगल से सर्च करके घर का नक्शा नहीं बनाते, हम गूगल से सर्च करके, सोशल मीडिया पे सर्च करके हम मेडिसिन नहीं लेते। सिमिलरली अगर आपने इस मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको एक अच्छा फंड मैनेजर चाहिए। आप उसके थ्रू जाइए जिसको इस फील्ड की नॉलेज है, जिसको 20 साल 30 साल हो गए हैं, उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो फिर आप उसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करोगे। देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ। तो आप खुद करने की बजाय एक एक्सपर्ट की हेल्प से करोगे, देन 100% आपको एक डिसिप्लिन वे से आप चलोगे तो यू कैन क्रिएट वेरी बिग वेल्थ। लेकिन आजकल बहुत सारा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि इतने घंटे की आप वर्कशॉप अटेंड कीजिए हमारे साथ तो हम आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। एक टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको इतना रिटर्न देते हैं, कुछ टाइम तक रिटर्न वो दिया भी जाता है। यस, वो टोटली फ्रॉड है। कैसे है, मैं उसको अप्रूव करता हूँ। नॉर्मली क्या है, जो ऐसे कोर्सेज बेचते हैं ट्रेडिंग के भी, जी। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरी देखता हूँ भी आप 50,000 इन्वेस्ट करो, शाम को आपका 55,000 कर देंगे 10% की रिटर्न पर डे। ऐसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको 25% की मंथली रिटर्न हम बना के देंगे। ऐसे बड़े ऐसे से क्लेम करते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस की जो स्क्रीन है वो भी आपको डेली शेयर करते हैं। भी आज मैंने 1 लाख रुपए लगाया, ये देखो मेरा 1,10,000 रुपये बन गया, और लाइव दिखाते हैं अपना प्रॉफिट लॉस। तो उनके झांसे से फिर कैसे बचे आम लोग? वो झांसा कैसे, पहले ये तो क्लियर हो ना। हाँ। मेरे को एक कईयों को आता है, मतलब अगर बंदा 50,000 लगा के 55,000 बना रहा है शाम को, या 1 लाख का 1,10,000 रुपये करके डेली दिखा रहा है, तो समथिंग इज फिशी। कैसे? अगर 10% की आप रोज रिटर्न निकालोगे, स्टॉक मार्केट में साल में 225 के करीब वर्किंग डे हैं जी। अगर डेली आप 10% इंक्रीज करते जाओगे ना, तो यू विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जिसके पास इतना हुनर है उसको अपना कोर्स 10,000 20,000 में क्यों बेच रहा है भाई? पॉइंट। अगर उसके पास इतना ही हुनर है, अभी डेली 10% वो कमा सकता है, तो उसको आपको कोर्स बेचने की क्या जरूरत है? गड़बड़ तो है ना कुछ लगता है। उसको बैंक से 12% 13% से पर्सनल लोन नहीं मिलता, तो बैंक से लेना पैसे जितने मर्जी मिलते हैं। आप घर की प्रॉपर्टी, आप जो आपकी रियल एस्टेट है या कुछ भी आपका कोलेट्रल है, वो बैंक में दो, बैंक आपको लिमिट देता है। आप अगर इतनी बड़ी रिटर्न बना लगते हो तो साल में क्या 12% नहीं निकाल सकते? तो दिन में आप 10% बोल रहे हो, तो फिर आप कोर्स क्यों बेच रहे हो? समथिंग इज फिशी। लेकिन क्या है वो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। आपका बैंक अकाउंट जो है कौन से बैंक में है? HDFC, ICICI। हाँ। यस, आपने 2 बैंकों का नाम दिया।
इज इट इलीगल और लीगल? आप 2 बैंकों में अकाउंट खुलवाए हो, लीगल है ना, आपको कोई रोक तो नहीं, बिल्कुल। आप जितने मर्जी बैंकों में अकाउंट खुलाओ। जी वो क्या करते हैं, ये उनका मोडस ऑपरेंडी बताता हूं क्या करते जी हैं। जी। वो ऐसे ही आप कितने भी ब्रोकर्स हैं इंडिया के, जितने मर्जी ब्रोकर्स के पास आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वो क्या करते हैं, 2 अकाउंट खोलते हैं, ए ब्रोकर बी ब्रोकर। सुबह मार्केट खुली, 1000 शेयर बैंक निफ्टी की कोई कॉल या पुट ऑप्शन 300 रुपए में बाय कर ली 1000 शेयर। जी दूसरे ब्रोकर के ऊपर सेम क्वांटिटी, सेम स्क्रिप्ट, सेम रेट, तीनों सेम, एक ब्रोकर के बाय कर लिया, एक ब्रोकर के सेल कर दिया। 2 ब्रोकर के चले जी। दोनों। अभी मार्केट 9:15 खुली, अभी 11 बज गए, 12 बज गए, यहां तो वो स्क्रिप्ट बड़ी होगी या घटी होगी, ठीक। अगर तो बड़ी है, जिस ब्रोकर से परचेज की है भाई 300 वाली आइटम 340 होगी, तो आपको वो लाइव दिखाएंगे अपना प्रॉफिट लॉस। देखो ये मैंने 100 रुपए में लिया था, 140 रुपए हो गया, या 300 में लिया 350 हो गया, ये देखिए। जिसमें दूसरी अगर घट गया, ये देखो मैंने 300 में बेचा था, अभी 250 का भाव है, मेरे को 50 का प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल सिंपल। ये मोडस ऑपरेंडी है, वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं साथ में। ये मोड लोगों को झांसा दिलाना। आज की तारीख में क्या है, किसी को सही नॉलेज नहीं चाहिए, उसको रातों रात अमीर होना है। हाँ वही, तभी मैं कहती स्टार्ट मैंने इसी से किया कि सबको बहुत जल्दी पैसा जल्दी कमाना अमीर है। होना है। और इसमें सबसे बड़ी जो एज ग्रुप है, दैट इज अराउंड 25 to 40 ईयर्स, उसी एज के बीच बीच में है। वो कौन है, वो सारे के सारे जितने भी अकाउंट खुले 99% वो लोग हैं जिन्होंने अकाउंट आफ्टर कोविड खोला है। 1995 में इंडिया में डीमेट अकाउंट खुलने शुरू हुए थे। जी जी फ्रॉम 1995 टू कोविड, प्री कोविड, जी जी। तो इंडिया में टोटल अकाउंट थे 4 करोड़ 40 मिलियन। और आफ्टर कोविड आज गिनती कितनी है, 19 करोड़। 25 साल में 4 करोड़ और 5 साल में 14 करोड़। इतने लोग इस मार्केट में आए हैं, उसमें बहुत सारी जो गिनती है वो यंगर एज यूथ है, जो रातों रात अमीर होना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, ऐसे जो सोशल मीडिया पे जो अनरियलिस्टिक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अपने कोचिंग करके बेच रहे हैं जी, दे आर मिसलीडिंग। आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ है भारत में कि चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो गई? हम स्टॉक मार्केट की बात करें, हम म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बेसिकली हम लोग बात करें कि अब लोग इन्वेस्टमेंट, पहले हमने ऐसा क्रेज नहीं देखा था, अब लोग बहुत ज़्यादा क्रेज दिखा रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरा हम ये आंकड़े बता रहे थे कि बहुत लॉस हो गया, लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस डूब गए, ये पैसा फिर कहाँ से आ रहा है? देखो, स्टॉक मार्केट में काम करने के 3 तरीके हैं जी। पहला तरीका तो जैसे आप बोल रहे ट्रेडिंग, जो नई जनरेशन है जिसको इस मार्केट के रिस्क के बारे में ज़्यादा नहीं, वो जैसे ही काम शुरू करता है वो ट्रेडिंग में पड़ जाता है। ट्रेडिंग में क्या है, कई बार वो 50,000 लाख रुपए लगा के शुरू करता है, उसका 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख भी होता है, पहले प्रॉफिट में भी आ जाता है जी। लेकिन एक बार ट्रैप होता है वो, एक बार ट्रैप होएगा सौदे में, किसी भी सौदे में होएगा, उसमें जो 1 लाख कमाया वो और जो 1 लाख घर पे से लेके आया वो 0, एक ही झटके में होता है। तो ये तो एक तरीका ये है जी। दूसरा तरीका होता है भी शेयर ले लो ब्लू चिप कंपनियों के, या किसी दोस्त ने बोल दिया या टीवी चैनल ने बोल दिया, उसमें इतनी जल्दी बर्बादी नहीं होगी। अच्छा, बर्बादी होगी लेकिन जल्दी नहीं होगी। चांसेस हैं, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, दोनों है, लेकिन कैपिटल लॉस होने का भी डर है। ओके। जैसे अभी रिलायंस पावर का इशू आया था, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, वो जब इशू आया था, दैट वाज बिलोंग टू अनिल अंबानी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 10, 8th नंबर पे था शायद, हाँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिस दिन उसका पब्लिश हुआ है, नाम के पीछे कंपनी का नाम रिलायंस हो और प्रमोटर के नाम के पीछे अंबानी लगा हो, तो कोई सोच सकता भी उसका भाव का 2 रुपए रह जाएगा 700 वाला?
कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन हुआ ना। इस मार्केट में आप शेयर खरीदोगे, हाई प्रोबेबिलिटी है भी उसमें आपके कोई कंपनियां ऐसी डेड भी होंगी, हो सकता कुछ मल्टीप्लाई भी हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 आइटम भी ले रखी हैं कुछ स्टॉक की, मार्केट में तेजी आएगी तो आपकी 10 में से 6-7 आइटमें बढ़ेंगी, 2-3 आइटमें घटेंगी। लेकिन अगर मार्केट डाउन आ रही है तो आपकी 7-8 आइटमें घटेंगी, 1-2 शायद बच जाएं या बढ़ जाएं, रेशो यही आनी है। लेकिन इतनी बात पक्की है, आपका पैसा भले खत्म हो ना हो, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो फिर वो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी, वही हम आपसे पूछ। यही राइट क्वेश्चन है। वो तीसरा रास्ता है, दैट इज म्यूचुअल फंड। बाय म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में आपकी वेल्थ कभी भी नेवर जीरो नहीं होगी। मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी, आपकी जो नेटवर्थ है, कोविड वाला जैसा सीन आ गया तो आपकी नेटवर्थ हाफ भी रह जाएगी, पर वो जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी, लेकिन वो हाफ भी जब होगी, उसके बाद कोविड के बाद जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो हाफ रहेगी, लेकिन कोविड के बाद जब तेजी आई बाजार में 2 साल 3 साल में, वो पैसे 5-5 गुना 6-6 गुना भी हुए म्यूचुअल फंड में। इतनी सुपर रिटर्न आई है नेक्स्ट के 2-3 साल में। ये वॉलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल है मीटिंग मार्केट का। पर रिस्क तो उसमें भी रहता है, और इतना टाइम आपको उसमें देना पड़ता है। फिर नहीं, टाइम देने की जरूरत नहीं है, रिस्क भी नहीं है। रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, 100% सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाइए, जैसे मैंने पहले बात की, जैसे मैंने डॉक्टर्स की एग्जांपल दी, आर्किटेक्ट की दी, को कोर्ट के कचहरिया में केस आ जाए तो हम अच्छा वकील ढूंढते हैं, अच्छा वकील ढूंढ के अब केस लड़ते हैं, हम गूगल से सर्च करके केस नहीं लड़ते। तो सिमिलरली आपने जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, थ्रू म्यूचुअल फंड कीजिए, अच्छा फंड मैनेजर देखिए, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैटेगरी चुनिए भी। आपको लार्ज कैप चाहिए, मल्टी कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से एक अच्छे फंड मैनेजर की सलाह से लेके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मिलिए, उससे जाके आप कंसल्ट कीजिए, अपनी जरूरतें बताइए, अपना एम बताइए, तो उसके हिसाब से आपको वो जो म्यूचुअल फंड जो गाइड करेगा उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब सवाल मेरा है कि इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर सकते हैं? क्या ये मिडिल क्लास के लिए है, क्या सैलरीड लोगों के लिए ये है, यूथ के लिए ये है? कितना पैसा होना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट में वो जा सके? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी 20,000 सैलरी, 25,000 सैलरी है, मैं अपने खर्चे निकालूं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 5,000 बचा के कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, या वो कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मेरा यह दावा है और ये चैलेंज भी है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सही तरीके से चल के हर कोई, एनीवन कैन क्रिएट वेरी वेरी बिग वेल्थ, 100% विदाउट एनी डाउट। आप वेल्थ कह रहे, पैसा भी नहीं कह रहे। पैसा नहीं कह रहा, पैसा तो बहुत है ना, आप टाइम दे रहे हो, पैसा नॉलेज दे रहे हो, उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज मनी। जी जी जी। जिस दिन आप टाइम जीरो करोगे, जीरो। डॉक्टर है, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टाइम दे रहा है, पेशेंट देख रहा है, तो पैसे मिलते हैं जी। जिस दिन पेशेंट देखने बंद करेगा कितने पैसे आएंगे? नहीं, जीरो। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक इनकम ऐसी है दैट इज पैसिव। अगर आप सही तरीके से इसमें चलोगे लंबे समय तक, देन यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। यही ब्यूटी है इस मार्केट की, यही ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की, इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए कि मेरे पास है 5,000 रुपए लगाने को है, लेकिन मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं कैसे एंटर करूं? सबसे बड़ा सवाल है कि एंटर कैसे करें। वो लोग सपना तो देखते कि मैं भी लगा दूं, पर आसपास के लोग डर भी फैलाते, जैसे हमने पहले जिक्र कर लिया, उसका डिस्कस किया कि डूबने का भी डर है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप कुछ घंटे की वर्कशॉप लगाएंगे, फिर पैसा डुबो देंगे। वो एंट्री कैसे करें? एंट्री करना तो बहुत ईजी है। एंट्री आप किसी भी जो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, या कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई ऐप है, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसके पास जाइए, वो आपका अकाउंट खुलवाने में मदद कर देगा। देयर अकाउंट में आजकल
ऑलमोस्ट फ्री में खुलता, कोई कुछ फंड हाउसेस हो सकता कुछ चार्जेस लेते हो, बाकी नॉर्मली फ्री में अकाउंट खुल जाता है। बाकी रही पैसे की, किसी के पास कोई सैलरी कम है, खर्चा कम है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है म्यूचुअल फंड की। जिसके पास बहुत पैसा पहले ही है वो तो अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए और भी कई कुछ कर लेगा, जी जी, रियल स्टेट में कर लेगा या वट कुछ भी कर लेगा। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास जो हैंड टू माउथ ही है जी, वो भी इस मार्केट से अपने नेक्स्ट लेवल जा सकता है 100%। चाहिए उसके लिए क्या, इस मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती, दोनों में से एक चीज हो आपके पास, पैसा बनेगा। यहां तो आपके पास पहले ही बहुत बड़ा पैसा हो, वो आप छोड़ दो, 98% 99% लोगों के पास नहीं होता। जो 1-2% फैमिलीज हैं जिनके पास मतलब खर्चा और इनकम बस लड़ाई झगड़ा ही होता है, भी कभी पूरा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूं आप 500 रुपए से क्या 100 रुपए से भी काम जर्नी शुरू कर सकते हो। आप एक दावा भी करते हैं कि 750 रुपए में 1 करोड़पति बना देंगे आप, 1 करोड़। वो फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। कई जगह आपने इसको एक्सप्लेन किया है, मैं उसको लोगों ने कुछ अलग तरीके से लिया कि यार ये तो सीधे सीधे आप बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या है, मैं बहुत कम अमाउंट है ना, उस अमाउंट से आप करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे हो। दैट इज 100% ट्रू एंड प्रैक्टिकल। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, ये मैंने जो एग्जांपल दी थी ना, दैट वाज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स। मैं जितनी पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट मैं एवरी ईयर लेक्चर देने जाता हूं, और मैंने कभी आज तक किसी से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपनी दिहाड़ी लगा के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। तो उनको एग्जाम्पल देता हूँ, इंपॉर्टेंस बताता हूँ इन्वेस्टमेंट की। वो अराउंड 23, 24, 25 ईयर के एज के स्टूडेंट्स होते हैं जो विद इन 1 और 2 ईयर दे विल बी अर्निंग। तो उनको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भाई आप दोस्त मित्र हो, हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे हम भी पार्टियां करते थे, आप भी करते हो? हाँ कहते करते हैं जी। तो महीने में कितनी पार्टियां करते हो? कभी 2 होती हैं, कभी हर सैटरडे को भी करते हैं। मैं कहा ठीक है, जो जितनी करते हो कितना खर्चा कर लेते हो, कंट्रीब्यूट कर लेते हो ना, मिल के पार्टी करते हो तो कहते हैं हाँ कंट्रीब्यूट कर लेते हो। मैं कितना खर्चा आता है? तो बीच में कोई आंसर करता है 500 रुपये पर हेड आ जाता है, कोई बोलता है 1000 रुपये पर हेड आ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एवरेज 750 रुपये लगा लो। आप महीने में 4 पार्टियां करते हो तो आप 3 कर लो। एक पार्टी की जो आपकी खर्चा है उसको आप म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दो। एज सिंपल, 750 रुपया कोई लंबी चौड़ी नहीं। उसके संदर्भ में मैंने ये एग्जांपल दी थी 750 की। एक्चुअल क्या है, 1 करोड़ रुपए बनना 750 से, मैजिक 750 को नहीं है, वो जर्नी 35 ईयर की है। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप 25 साल में भी शुरू कर दोगे, आप 750 रुपए ही सारी उम्र डालो, भले उसको बढ़ाओ ना, इन्फ्लेशन भी आएगी, कई कुछ होएगा। 750 रुपए आप 60 साल की उम्र तक भी करोगे ना, तो योर कॉर्पस विल बी मोर देन 1 करोड़। पेमेंट तो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो टोटल 3,15,000 रुपए। जो पैसा बनता है टाइम से बनता है, जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं ना, जिनके पास पैसा कम है। लेकिन जब आप इतने छोटे अमाउंट की बात करते हैं ना, जब कहीं पर भी मतलब इन्वेस्टमेंट की छोटी अमाउंट की बात आती है, तो हमने ऐसे बहुत सारे फ्रॉड भी देखे कि गया पैसा, वो 750 के पीछे कोई भागेगा भी नहीं बहुत दिनों तक, लेकिन वो 750 कितने लोगों से उठाया, तो वो तो अपनी वेल्थ क्रिएट कर गया, लेकिन लोग फिर कैसे पकड़ेंगे? सबसे किसी को नहीं देना, नहीं किसी को पैसा। मैं पहले बताऊं, मेरे को भी उस वीडियो के कमेंट्स में नीचे आ रहा था, ये तो भाग जाएगा जी, पैसे लेके भाग जाना मुड़ के। ये भी और एक पर्ल ग्रुप था पंजाब में, बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं। कमेंट्स थे, क्योंकि मेरे क्या पंजाबी लोगों को इतनी समझ नहीं है कंपाउंडिंग की है। दैट इज कंपाउंडिंग पे भी मैं आना चाहती थी। कंपाउंडिंग जो है, सबसे पहले इसकी बात की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और स्टॉक मार्केट में जो बादशाह कहते दुनिया का, वारन बफे जी, उसी ने कहा भी ये कंपाउंडिंग है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम पंजाबियों को एफडी आती करवानी, हमें नहीं पता जी कंपाउंडिंग क्या होती है। सर ये पूरे इंडिया में कि एफडी इज सेफ, बस एक बार करा दो, बेफिक्र हो जाओ। मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मैं डाटा शेयर कर रहा था अभी। स्टेट वाइज क्या शेयर है, पंजाब का कितना शेयर है, गुजरात का कितना है, महाराष्ट्र का कितना है। जब मैं पंजाब का देखता हूं तो our share in national mutual fund industry is 1.2%, काफी कम। महाराष्ट्र का 40.5, 40. और गुजरात का? गुजरात का भी अराउंड 20-25 के आसपास है।
पंजाब का 1% है, हमारे से तो कई नागालैंड वगैरह छोटी छोटी स्टेट्स भी हमारे आगे, जबकि यूपी भी आगे, पंजाब के सब पास पैसा बहुत है। पैसा तो बहुत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कैसे हम फ्रीज करके उसको खराब कर रहे होते अपने पैसे को। तो मैंने जब मेरे को ये डाटा पता लगा, उसके बाद मेरे को यही लगा भाई नहीं, हम पंजाबियों को भी हक है अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। तो मैंने यही बीड़ा उठाया है, जो पंजाब का शेयर है वो जो 1% है ना, इसको 5% तक कम से कम लेके जाना है। लोगों को थोड़ी नॉलेज देने की जरूरत है। पैसा बनता है, 100% बनता है, विदाउट एनी डाउट बनता है। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वालिटी चाहिए, पेशेंस और डिसिप्लिन। कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई लंबा चौड़ा पैसा नहीं चाहिए। यहां तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो, छोड़ दो, नहीं है थोड़ा पैसा है, फिर आपके पास टाइम ज्यादा चाहिए। रातों रात नहीं हुआ कुछ भी, ये पक्का। ये जो सोशल मीडिया पे कहानियां दिखाई जाती हैं कि इतना पैसा कमा लिया इतने ही कुछ ही दिनों में, वो सब कहानियां सच नहीं है। या कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हो जाता वो तो होते हैं लॉटरी में, ट्रेडिंग में नहीं होते। ट्रेडिंग में मैंने तो देखो, जो नया बंदा ना, वो ये गिन के चले 99.9% चांसेस बर्बादी के हैं। एक तो रास्ता ट्रेडिंग का हो गया 99% जिसमें बर्बादी नजर आती है। दूसरी तरफ जो मैं जो रास्ता बता रहा हूं दैट इज 100% सेफ। पहले वाले रास्ते में एक्साइटमेंट रहेगी, रिस्क रहेगा, पीस ऑफ माइंड बिगड़ेगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होएगी। जो मैं रास्ता बता रहा हूं दैट इज बोरिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट आपको बनेगी 5 साल 10 साल के बाद, जब आपका एक कॉर्पस बनना आपको नजर आना शुरू हो जाएगा भी हाँ भाई मेरे पास भी कुछ है। क्योंकि ये सवाल हम जो अपनी जनरेशन के लोगों के साथ बैठते कहते हैं कि सैलरीड जो लोग होते हैं कि क्यों टेंशन इतनी लेनी है, रोज रोज नींद नहीं आएगी, हम सारा दिन मार्केट देखते रहे क्या हो रहा है। तो इससे अच्छा कि सेफ चलो, आप एफडी करा लो, पीपीएफ करा लो, एसआईपी कोई और दूसरा करा लो। सिंपल देखो, उसमें पीपीएफ ले लो 7.1%, एफडीआर कराओगे तो 6 to 7%, टीडीएस कट गया तो 5-5.5% पल्ले पैना, 6% 7% आपकी इन्फ्लेशन है। अल्टीमेटली तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आपका पैसा तभी ग्रो करेगा इफ यू आर ग्रोइंग मोर देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी आप जनरल मत देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करो आपके किचन के बिल का। आप ये देखो भी अरहर की दाल या घी या शक्कर जो मेरे यूज होता है, डेली घर पे यूज होता है, उसका 10 साल पहले क्या भाव था, आज क्या भाव है। उसका 20 साल पहले क्या भाव था, आज क्या है। हमें सीमेंट रेता के इन्फ्लेशन से कुछ नहीं लेना देना। जो हमारे किचन में जो सामान आता है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसकी इन्फ्लेशन क्या है, वो एफडीआर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है। आगे हम बात करेंगे कि यूथ आज जो जेनजी है वो इन्वेस्टर्स के साथ मिलके अपनी जिंदगी भी बना रहा है। उसमें एक चेंज जो आया है, मिडिल क्लास के लिए कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो या ट्रेडिंग में जा सकते हो, कैसे पैसा बना सकते हो, तमाम दूसरे सवाल की गोल्ड भी, फिर सिल्वर भी आ जाता है, आजकल बहुत चर्चे हैं उसके, उस पर बात करूंगी। लेकिन आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए कि कैसे शून्य, जो आप बार बार बोले, शून्य से ही आज शिखर तक आप पहुंचे हैं। वो अपनी स्टोरी बताइए, कैसे आज हजारों करोड़ में, ठीक कह रही हूँ? देखो ऐसा है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं सुबह अखबारें फेंकता होता था घर घर जाके। दैट वाज 10th, जब मैं 10th क्लास में था जी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन का। अगर घर का बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर घर घर जाके फेंकता है, उसके बाद स्कूल जाता है, और बरसात के दिनों में भी उसके पास बरसाती नहीं है, कोई रेनकोट नहीं है, मोमजामा है, वो भी जब बरसात होती है तो वो मोमजामा उतार के अखबारों के ऊपर लपेट लेता है, खुद के ऊपर वो मोमजामा भी नहीं होता। ऐसे भी दिन देखे हैं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर करियाने की दुकान पे भी काम किया, फिर एक कपड़े की दुकान पे भी काम किया, फिर मैं स्विमिंग का शौक़ हुआ, स्विमिंग स्टार्ट की। 1982 में मेरी नेशनल में पोजीशन आई स्विमिंग में। उसके बेस पे मेरे को जॉब की ऑफ़र आई बहुत सारी, पंजाब पुलिस में आई, सीआरपीएफ में आई, बीएसएफ में आई, कस्टम्स में आई, पर लेकिन मैंने कोई भी सरकारी नौकरी नहीं की। मैंने प्राइवेट जॉब की तब डीसीएम कोटा राजस्थान में। अच्छा। श्री राम फर्टिलाइजर केमिकल, वहाँ पे मैंने 1982 में मैंने ज्वाइन किया। तो आज की तारीख में कोई सुनता ना ये बात तो कहता है इसका तो दिमाग खराब है, सरकारी नौकरी को ठोकर मार के प्राइवेट नौकरी कर रहा है। क्योंकि हमें फादर ने हमेशा ही सिखाया हक हलाल का काम करना है। तो मेरे को ये बताया गया था जब ऑफर आई, भाई इसमें
तनख्वाह भले कम है पुलिस में या जे दूसरे में, लेकिन अंदर दी टेबल बहुत पैसा बन जाता है। तो हमें ऐसे ही संस्कार बचपन से दिए भी जो हक हलाल का खाना है, तो इसलिए मैंने वो सारी सरकारी नौकरियों को ठोकर मार के मैंने प्राइवेट जॉब की थी। फिर उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर जब हुआ तो मैं नेशनल खेलने गया, मैं उनकी टीम में था स्विमिंग की। जी जी। तो मैं कलकत्ता में था। ओके। तो वहाँ पे ट्रैप हो गए कलकत्ता में, तो राइट्स वगैरह हुए। उसके बाद थोड़ा जब माहौल शांत हुआ, महीने भर में बाद में मैं घर पे आया, तो उसके बाद पंजाब के बाहर सिखों के हालात कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जी। तो फिर मेरे फादर बोले भी छोड़ दे तू अभी नौकरी, तो यहाँ पे हम मेरा बिजनेस में आ जा। तो मेरा तब तक फादर सब्जी मंडी में आड़त का काम शुरू कर लिया था उन्होंने जी। फिर मैंने वो नौकरी 85 में रिज़ाइन करके फिर मैंने फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया 1985 में। ये स्टॉक मार्केट का काम मैंने 1990 में शुरू किया था, खाली 3,000 रुपये से। और कैसे दिमाग में आया कि मतलब उस टाइम में कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? ऐसे ही न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह थी भी, ये इशू आ रहा है। एक रिलायंस का इशू आया था, रिलायंस पेट्रोलियम का। जी जी। 2,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया था। एक लुधियाना की कंपनी अभी खैर बंद हो गई है, ओसवाल एग्रोफोरेन था। कितना कमाया उसमें? और 1,000 रुपये उसमें लगाया था, 2,000 रुपये उसमें लगाया था। उसके तो बाद डीमर्जर हो गई, रिलायंस के शेयर बन गए, और जो ओसवाल एग्रोफोरेन के वो 1,000 रुपये लगाया था मैंने। 1,000 रुपये का मेरा 3,700 में मैंने बेचा था तकरीबन 3-4 महीने बाद। अच्छा। तो मेरे को बड़ा अच्छा रिटर्न, बढ़िया रिटर्न आ गया जी, अलॉटमेंट आई है, बढ़िया लग गया। तो उसके साथ साथ पहले फिर 2 साल तो मैं सब्जी मंडी का काम भी करता रहा, साथ में शेयरों का भी करता रहा। 92 में 2 साल के बाद मेरे को लगा भी नहीं, इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहिए। फिर मैंने 92 में मैंने अपना सब्जी मंडी का काम फादर के साथ छोड़ के, तो ये मैंने फुल फ्लेज अपना ऑफिस खोला 92 में। और फिर वो नॉलेज कहाँ से ली, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया? सब धीरे धीरे करके। ये बहुत सारे ऐसे जर्नी स्मूथ नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। बहुत बार अंडर वाटर हुए, कर्जा हो गया, बहुत सारा पार्सल चोरी हो गया था मेरा 94 में। 7.5 लाख रुपए के शेयर थे। आजकल तो डीमेट है, फिजिकल कोई नहीं होता, उन दिनों में फिजिकल शेयर होते थे, साथ में ट्रांसफर डीड होती थी। वो चोरी हो गए थे? वो मेरा कोरियर चोरी हो गया, 7.5 लाख रुपए का था। तो मैंने 3,000 का काम शुरू किया। 3-4 साल में मेरी खुद की नेटवर्थ 1.5-2 लाख थी। तो 7.5 लाख रुपए जब पार्सल चोरी हो गया तो पूरे शहर में शोर मच गया, ये तो सजीवा तो भाग जाएगा जी, हमारे पैसे नहीं आएंगे। तो मैंने सबके पैसे दिए, कर्जा लिया, वाइफ ने अपनी ज्वेलरी दे दी भी इसको बेचो। मेरे पास जो भी सेलेबल था मैंने सब कुछ बेच दिया। जब भी जो जितनी तब 45 डेज में पेमेंट देनी होती थी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है, नेक्स्ट डे पेमेंट आ जाती है। तब 45 डेज में मिलती थी। तो मैंने सारी की सबकी पेमेंट बिलो 40 डेज की 3-4 दिन पहले एडवांस में सबकी एक पैसा दे दिया। तो उससे रेपुटेशन एक अच्छी हो गई पूरे पंजाब में। बहुत सारे पंजाब के लोग जो मेरे से काम करते थे, भाई ये बंदे की नीयत साफ है। तो मेरा बिजनेस तो बढ़ गया, लेकिन मेरे सिर के ऊपर कर्जे बहुत हो गए थे। अच्छा। तो धीरे धीरे करके 5-6 साल लगे, कर्जे कुर्जे उतारे, थोड़ा सा ठीक हुआ। तो फिर अगला क्राइसिस मेरा आया 2000 में, जब केतन पारेख का स्कैम हुआ था। .com बबल हुआ था, चाहे Y2K का। तो उसके बाद एकदम मार्केट क्रैश करी। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे जिनकी प्लस पोजीशन थी, किसी की शॉर्ट पोजीशन थी। शॉर्ट पोजीशन में जिन्होंने बेच के रखा था, जिनको मंदा लगता है, शॉर्ट पोजीशन होती है उसको। मार्केट क्रैश हुई, जिसकी शॉर्ट पोजीशन थी उसको तो प्रॉफिट हुआ, वो ले गया। जिसको लॉस हो गया वो मेरे को भरना पड़ा। 22 लाख रुपए मेरे को भरना पड़ गया 2000 में। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया भी नहीं, मैं खुद की अभी काम करूंगा। मैं अपने पर्सनल अकाउंट में, पहले मैं सिर्फ कमीशन का काम करता था, फिर मैंने ट्रेडिंग का भी शुरू किया साथ साथ में। फिर मैंने 3-4 साल लगे मेरे को। 3-4 साल में मैंने सारा कर्जा सब उतारा। फिर आज की तारीख में हम पंजाब के टॉप 10 इनकम टैक्स पेयर में एक है। तो ये मोटा कितना पैसा होगा? आम लोग बस इतना मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये मिशन है भाई, जो मेरे को नॉलेज है वो सबके साथ शेयर करूं, बिल्कुल लोगों को भी ये रास्ता दिखाऊं कि इस तरीके पे आप पीसफुली, जो हमने गलतियां की है वो गलतियों पे ना जाके आप पीसफुली सेफ्टी के साथ 100% इस मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको डिसिप्लिन चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। हमने अगर ऑपरेशन कराना हो तो हम सर्जरी नहीं सीखने जाते, हम MBBS में एडमिशन नहीं लेते। हम एक अच्छा डॉक्टर देखते हैं, एक अच्छा फंड मैनेजर देखिए और उसके ऊपर फेथ करके आप पैसा अपना इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखोगे तो आपके पास फ्रॉड नहीं हो सकता। पहला सबसे बड़ा ध्यान जो प्रिकॉशन है, दैट इज किसी को आपने कैश पेमेंट 1 रुपया भी नहीं देनी।
जी। नो कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या करना है, जो भी पेमेंट देनी है अकाउंट पे ही चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर होएगा, और वो भी किसी थर्ड पार्टी को नहीं करना। जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हो, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाने चाहिए, देन यू आर 100% सेफ। आपके पैसे कोई लेके रफू चक्कर नहीं हो सकता अनलेस अनटिल अगर आपने अपना ओटीपी ना किसी से शेयर करो। आपके बैंक में पैसे भी पड़े हैं, आपको ओटीपी आता है, आपका कोई फोन आता है तो आप उसको ओटीपी बताओगे तो क्या होएगा, आपके बैंक का बिल्कुल साफ कर देगा ना वो। सिमिलरली ये डीमेट अकाउंट भी है, जो आपके अकाउंट में जो शेयर पड़े हुए हैं दे आर एज गुड एज कैश। उसमें जब विड्रॉल करनी है तो आपको ओटीपी आएगा, आपको स्टेटमेंट भी डाउनलोड करनी है तब भी ओटीपी आएगा, वो आप किसी से शेयर मत करो। आपके जो कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट है, वो किस एज ग्रुप के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं? क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा है कि जो जेनजी है, जो यूथ है आज की, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे है पीछे की जनरेशन से। वो एक शिफ्ट हम देख रहे हैं, चेंज हम देख रहे हैं। सच है ये? सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो जेंजी जैसे आपने बोला ना, दे आर मतलब रातों रात अमीर होना चाहते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया में बहुत पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, वहीं से ख्याल आता है कि अच्छा हम इतना लगा दे तो इतना रातों रात अभी बना मैं लेंगे। आपको ऐसी इंसिडेंस बताता हूँ जी। भाई। मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड प्रमोट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उसमें सेफ्टी पूरी है। अब वॉलेटिलिटी तो रहेगी लेकिन सेफ्टी पूरी है उसमें। तो मैं उनको बताता हूँ, मैं आपको 10 साल 15 साल 20 साल लगेंगे, आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है अपनी जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आपको एक अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास में जाना है, अगर मिडिल क्लास हो तो हायर मिडिल क्लास में जाना है, तो एक नेक्स्ट लेवल आपने अगर तय करना है तो आपको 20 साल तो लगे, एक जनरेशन तो लग जाएगी 20 साल की। पाजी कोई जल्दी अमीर होने वाला रास्ता बताओ। मैं कोई जल्दी का भी है, हाँ वो बताओ, वो उसमें कितने साल लगेंगे? फिर मैं कहा 25 साल लगेंगे। अरे मैंने पूछा जल्दी करने का, आप तो 5 साल और बढ़ा दिए। मैंने कहा आपने जल्दी अमीर होने के चक्कर में जो आपने 5 साल बर्बाद करने ना, वो भी मैंने बीच में ऐड किए हुए हैं। टाइम, ये प्रोसेस है सिंपल। आप गेहूं के फसल बीजो, आपको अगले महीने फसल मिल जाएगी। दो एक प्रोसेस है, 6 महीने लगेंगे उसको फसल को पकने में। आज आम की गुठली आप लगा दो आज, अगले महीने अगले साल आम नहीं लगेंगे, इतना सा ही बूटा बनेगा। आम लगेंगे 5-7 साल बाद जाके, वो भी 2। जब लगेंगे आप बहुत खुश होगे भी मैं 7-8 साल पहले आम लगाया था, आज ये देखो 2 आम लग गए। अगले साल एक छोटी सी टोकरी लगेगी, उसके अगले साल एक टोकरा लगेगा, फिर टोकरों के टोकरे लगेंगे, लेकिन अगले साल आम नहीं लगेगा। एक प्रोसेस है। सिमिलरली वेल्थ क्रिएशन है, अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना तो एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर इसी शॉर्ट पैसे बनाने हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल मार्केट में एक और बड़ी चीज है कि लोगों में कंफ्यूजन भी है और चीजें बदली भी। जैसे आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लगाइए, कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा है। अब नई चीज रियल एस्टेट भी है, साथ में गोल्ड और सिल्वर भी है। अब अगर इन जो आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, या फिर हम एफडी की बात करें, उसी को हम अगर रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर से कंपेयर करें तो फिर आप इसमें से क्या बताएंगे बेस्ट? पहली तो पहले सबसे आपने बोला था क्या? ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग का मैं पहले बताऊं आपको। हाँ। ट्रेडिंग का जो इंडिया का डाटा है, सेबी भी हर साल रिलीज करती है। एज पर दैट डाटा 93% लोग जो हैं ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, 93%। और मैं ये भी बताऊं भी ट्रेडिंग जो है दैट इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम समझते नहीं? जीरो सम क्या होती है, देसी भाषा में सबको समझ भी आ जाए। 2 बंदे दिवाली पे पैसा लगा के ताश खेलते हैं। आप मेरे को ये बताओ भी दोनों जीत सकते हैं? दोनों तो नहीं जीतेंगे ना, एक ही जीतेगा जी। कितना जीतेगा? जितना दूसरा हारा है। बिल्कुल, दैट इज जीरो सम गेम। अगर वो बंदा 5000 हारा है तो जो जीता वो कितने जीता? 5000। उसकी पॉकेट से निकला पैसा, दूसरे की पॉकेट में गया, दैट इज जीरो सम। जीरो सम मीन एक बंदे का जितना लॉस है दूसरे बंदे का इक्वल प्रॉफिट है।
सिमिलरली ट्रेडिंग भी जीरो सम गेम है। 93% इस मार्केट में पैसा खोते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, तो पैसा हवा में तो जा नहीं रहा। अगर जीरो सम है तो पैसा गया कहां? जो 7% लोग हैं वो कमा रहे। और 7% पे आने के लिए वो क्या करना होगा? वो लोग यस, अगला सवाल सबसे बड़ा यही है, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है भी। और 7% पे और 93% में फर्क क्या है, वो भी मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं ताकि आपको समझ भी इजीली आपको सबको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी शेयर का भाव 200 रुपए चल रहा है जी, आपने जब लेना था 200 रुपए का बायर है, 200 रुपए 5 पैसे का सेलर है, 5 पैसे के फर्क में बायर सेलर का फर्क है। आपने लिया 200 रुपए में ले लिया। आपने क्यों लिया? क्योंकि आपको तेजी लगती थी कि शाम को ये 210, 220, 230 होएगा, ठीक। लेकिन जो 200 में बेच रहा है उसको क्या लग रहा है? वो भी तो बेच रहा है ना, वो इसलिए बेच रहा है भी शाम को 190, 180, 170 आएगा। अभी शाम होएगी, दोनों में एक ठीक होएगा, एक गलत होएगा। जो ठीक होएगा उसके अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा, जो गलत होएगा उसके अकाउंट में लॉस जाएगा जी। हमें तो अपना पता है भी मैंने 200 में क्यों लिया, मेरे को तेजी क्यों लगती है, मेरे पैरामीटर में या जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मेरे को नॉलेज है, मैंने उसके हिसाब से 200 में लिया। लेकिन जो बेच रहा है 200 में, हमें नहीं पता कौन बेच रहा है, लेकिन वो क्यों बेच रहा है, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसके टूल्स क्या है। हमारे पास क्या टूल्स है? हमने तो एक कोर्स अटेंड किया यूट्यूब से, कोई या आपने कोई 2-4 सेमिनार देख लिए, या 1-2 वीडियोस देख ली इंटरनेट पे, तो हमारे पास तो यही टूल्स हैं। लेकिन जो सामने वाली दूसरी पार्टी है, बिल्कुल, उसके पास क्या टूल्स हैं? वो कितने $1 मिलियन, $1 बिलियन मैनेज कर रहा है, उसके पीछे 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो देसी भाषा में 2 धिरों की लड़ाई है आपस में, एक ही जीतेगा एक हारेगा। एक बंदा तो लड़ रहा है लाठियों के साथ और दूसरा लड़ रहा है AK-47 के साथ। कौन जीतेगा? AK-47। सिंपल। हमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरी पार्टी 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठी है, अपने टूल्स हैं उसके पास, हम उनसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। 99% चांसेस फेल्योर के हैं उसमें, आप तो उसको काटा मार दीजिए जी। अभी आपने दूसरी बात की रियल एस्टेट की, मैं अभी उसकी बात करता हूं। ट्रेडिंग का मैं क्यों इसलिए ज्यादा टाइम लगाया, ताकि आज की जो जनरेशन है उसके दिमाग में जो ट्रेडिंग का कीड़ा घुस गया ना, अभी अभी घुसा है, मैं बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन बेटर ये होता है भी आप किसी की दूसरे की गलती से सीख जाओ, रादर देन अपनी हार्ड एंड मनी आप पहले खत्म कर लो, फिर आपको समझ आए भी ये सही तरीका नहीं है। बेटर ये है भी आप किसी दूसरे की गलती से सीख लो। दूसरा आपने बात की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी हमारे पास यहाँ स्टॉक मार्केट है, यहाँ अपने रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड सिल्वर हो गया। रियल एस्टेट में भी क्या है कि वो एक दूसरी क्लास आ जाती है, फिर रियल एस्टेट में नहीं, बिल्कुल क्लास वगैरह नहीं आते। मैं दोनों के प्रो कॉन्स हैं, ठीक है। कईयों के पास पैसा है वो रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, रियल एस्टेट में कई सारे चैलेंजेस ऐसे हैं भी, एक तो उसमें एंट्री साइज जो टिकट है दैट इज बिग। वो एक लोअर मिडिल क्लास जिसके पास महीने का शाम को 25 तारीख को 26 तारीख को उसका पॉकेट खाली हो जाती है, वो रियल एस्टेट के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भी अगर सोच के किसी ने ले भी लिया, एंट्री करोगे उसमें 8% 10% का खर्चा भी पड़ेगा। आपका भले प्रॉपर्टी की वैल्यू समझो 2 करोड़ है, आपने ले ली प्रॉपर्टी, ले ली, आपको 20 लाख 25 लाख की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप उसका कौन सा बाथरूम बेचोगे? आपको तो पूरा यूनिट ही बेचना पड़ेगा। जब बेचने का आप डिसीजन भी लोगे तो ये तो है नहीं बायर बाहर खड़ा, यू हैव टू लोकेट द बायर। उसके लिए हो सकता है आपको महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। आपने बायर ढूंढ भी लिया, कम रेट करके दे भी दिया, वो फिर भी बोलेगा जी मेरे को 3 महीने या 6 महीने का टाइम चाहिए रजिस्ट्री का। तो कुल मिला के 1 साल का प्रोसेस है। तब तक 1 साल बाद हो सकता है आपका जो 20-25 लाख की जरूरत थी, आप कहीं से और से अरेंज करके उसका आपने सेटलमेंट कर ली, तो आपको बेचने की जरूरत ही नहीं। पहले तो यह सबसे बड़ा बैरियर ये है। दूसरा, मैं डाटा और शेयर करता हूं क्राइम ब्यूरो का। इंडिया में डेली
रियल एस्टेट के रिलेटेड डेली 10 मर्डर्स होते हैं, दैट इज रियल एस्टेट को लेके, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट। यस, आप क्राइम ब्यूरो का डाटा चेक कीजिए, अभी जाइए कोर्ट कचहरियों में 2/3 केसेस जो कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं दे आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट। जमीन का कहीं ना कहीं कोई झगड़ा है, किसी का किसान का साथ वाले किसान के साथ, किसी का घर का, किसी का फैमिली में, तो किसी को जाली पावर अटॉर्नी से बेच गया, कोई चोरी का माल होल्ड हो जाता है बेसिकली आपका। हाँ। मतलब आप उसमें रिस्क ये, अभी आपका आप 10 प्रॉपर्टी का काम करोगे ना, बीच में 1-2 आइटम ऐसी आपकी निकलेंगी झगड़े वाली। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट में ज्यादा मैं नहीं प्रेफर करता एक मिडिल क्लास फैमिली को भी। गोल्ड और सिल्वर, अभी आप बात आ गई गोल्ड और सिल्वर की। अभी गोल्ड और सिल्वर की मैं बात करूं तो अभी मेरे पास जो इतने भी ऑफिस में मिलने आते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता जो उस गोल्ड और सिल्वर की बात नहीं करता। बाय आज से 2 साल 3 साल पहले मेरे से कोई बात नहीं करता था गोल्ड सिल्वर की। एक नरेटिव बन जाता है मीडिया पे, आज की तारीख में एक नरेटिव बना हुआ है गोल्ड सिल्वर का। आज से 1.5 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और भले वो थोड़े दिन ही चला, लेकिन उस थोड़े दिनों में ही इंडियन की जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी कैलिबर दिखाई भी, हम कितने पिन पॉइंट टारगेट सिलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट। तो उसके बाद इतनी जो आज गोल्ड सिल्वर किया, तब इतनी हाइप बन गई थी डिफेंस के शेयरों के लेके। हर कोई बंदा डिफेंस के शेयर खरीदना चाहता था भी, मेरे को कौन सी कंपनी है जो सप्लाई करती है इंडियन मिलिट्री को, अपना सामान सप्लाई करती है, मेरे को उन कंपनियों के ड्रोन जो बनाती है, जब कोई भी कंपनी किसी भी तरह से। एआई को लेकर भी हमने देखा था बहुत। हाँ, मैं डिफेंस की बात करूं, ये बन जाता है, हाई बन गई। आज की तारीख में उनके भले प्रोडक्शन बड़ी हो लेकिन शेयरों के भाव आधे हैं। लेकिन आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के साथ भी ऐसा होगा कि मतलब इनके रेट नीचे आ सकते हैं? आज तक तो नहीं देखा। गोल्ड और सिल्वर के नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे ये तो मैं इस बारे में कमेंट ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकता हूं। गोल्ड का जो बिहेवियर रहता है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि बेसिकली वो गोल्ड प्रेशियस कमोडिटी है, उसकी कोई अदरवाइज और कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक रिजर्व करेंसी थी। शुरू में 1971 से लेके 1980 तक गोल्ड ने तकरीबन 8 गुना रिटर्न दी थी, 8 गुना बढ़ा था गोल्ड का प्राइस। लेकिन 1980 से लेके 2006 या 7 तक 28 साल जीरो रिटर्न, जीरो। जो 1980 में भाव था 2005 उससे नीचे था भाव, 2007 में जाके 80 वाला भाव आया था। दैट मींस इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। रुपये की एप्रिसिएशन डॉलर वाइज वो नहीं मैं कैलकुलेट कर रहा, मैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट की बात कर रहा हूं। 1980 से लेके 2008 में जाके ब्रेक इवन हुआ था, 2005 में भी उसका तकरीबन आधा ही था भाव। तो गोल्ड सिल्वर को लेकर भी अभी लोग डरा रहे कि 5 लाख तक जाएगा, फिर ये क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि सिल्वर फिर से नीचे आ जाएगा। वो दोनों ही चीजें हैं, मतलब एक नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऊपर जाएगा फिर एकदम से नीचे आएगा, तो आम लोग इससे थोड़ा दूर रहें। बेटर है आम लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। आपको सबसे बेस्ट, हम तो शुरुआती पॉडकास्ट की सर इसी चीज से कि आम लोग कैसे खास बने, आम लोग कैसे पैसा कमाए। देखो सिंपल है, हमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। आई नो। हमें नहीं पता भी गोल्ड कभी कितना बढ़ेगा। मैं तो हिस्टोरिकली बताया भी 28 साल जीरो रिटर्न रही, और गोल्ड की वैसे भी नेचर ऐसी है, कई बार तो साल 2 साल में सुपर बम्पर रिटर्न दे देता है और फिर 10 साल वहीं पे पड़ा रहता है। तो अभी सिल्वर भी बढ़ गया काफी, 3 गुना तो अभी रिसेंटली हो गया। मतलब पिछले साल से अब तक 1 लाख। हाँ, 1 लाख से अभी लगभग 3 लाख के करीब है अभी। मतलब एक दिन में अगर 4-4 हजार बढ़ रहा है तो हाँ, तो मतलब ये बनती है। इसमें आप रिटेल इन्वेस्टर जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई मैं रह गया, तो वो एंटर करते हैं। और नॉर्मली 90% लोग जो हैं जब एंटर करते हैं ना, वो जब एक नैरेटिव बन जाता किसी चीज का तब एंटर करते हैं। ऐसा वही बोला 2 साल पहले कोई नहीं गोल्ड सिल्वर की बात करता। लेकिन अगर हम सिर्फ मार्केट पे ही रहते हैं, हम शेयर मार्केट पे रहते हैं, स्टॉक्स में रहते हैं,
अब मुझे बताइए कि फॉरेन स्टॉक मार्केट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप क्योंकि आप इंटरनेशनली भी ये सब चीजें देखते हैं, उसका एकदम से कि अमेरिका में कुछ हो गया तो यहाँ की पूरी मार्केट गिर जाती है, वो भी लोग समझना चाहते हैं कि वो क्या आफत है और उससे कैसे बचें। ये होती है, इनको मैं बोलता हूँ, जो आपने बोला ना, इसको मैं बोलता हूँ काटो क्लेश। काटो क्लेश है देसी भाषा में। जी जी। तो उसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हो, और कोई भी अभी टैरिफ की बात ले लो, जी जी, कभी हम वो नंबर इतना बड़ा होता है कि लाखों करोड़ रुपए डूब गए एक ही बार में, बस वो न्यूज ऐसे ही आता है। ये पहली बार नहीं होता, हमेशा ही होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपके, 1980 में जो सबसे पुराना डाटा मैं पहले भी जैसे बताया सेंसेक्स का था, हाँ जी हाँ जी, दैट वाज 100, सेंसेक्स 100 था, आज लगभग 85,000 है, 850 गुना बढ़ा है, 850 टाइम्स। ये तो 45 साल का एंड प्रोडक्ट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी जर्नी की बात करूंगा फिर आपको क्लियर होएगा। 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, 80 के बाद है ना। जी जी जी। राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, बाबरी मस्जिद गिरी, 92। कारगिल वार हुई, पोखरण ब्लास्ट हुए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, केतन पार्क स्कैम हुआ, 9/11 अटैक हुआ, बिल्डिंग दोनों गिराई हम, फिर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर इंडियन होटल जो बम्बई में उस पर अटैक हुआ, फिर अभी रिसेंटली कोविड हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर। ये सारा कुछ बीच में है। इसको मैं बोलता हूँ काटो, ऐसे ना तो ये ऐसे है ना ये ऐसे है, ये चलती रही है, ये पल्स है। इसको बोलता हूं मैं काटो क्लेश। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पहले भी होता हुआ, आगे भी होगा। इससे बहुत सारे लोग बने भी, बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए, ये गेम है बहुत। मैं तो म्यूचुअल फंड की बात को एग्जांपल बताता हूं आपको। पहले इंडिया में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड होता था सरकारी, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने, सेबी ने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया, भी आप भी म्यूचुअल फंड लेके आ सकते हो। सबसे पहले फंड आया था HDFC फ्लेक्सी कैप, 1 जनवरी 1994 में शुरू हुआ था, 10 रुपए की NAV थी उसकी। जिसने उस फंड में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाया, आज की तारीख में उसकी वैल्यू इज मोर देन 2 करोड़। ये मेरी टीम में है लड़का आकाश, उसने भी मेरे से पूछा कि HDFC वाला सवाल जरूर पूछना सर से। उसमें देखो 200 गुना बढ़े पैसे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख की, आज की तारीख में उसका 2 करोड़ से ऊपर है। हाँ। अगर आपने 10,000 रुपए की सिप लगाई होती उसमें, आज तक आपकी सिप चल रही होगी, 2025 तक खत्म हुआ, तो आपका जो आपने पैसा लगाया आज वो कितना होगा? यानी गैस नहीं कर सकती है। मोर देन 20 करोड़। आपको अभी एंड प्रोडक्ट भाई 10,000 रुपए की सिप, 31 ईयर की जर्नी, जी जी जी, 31 साल हुए, जी जी, आज की तारीख में वो 20 करोड़ की अमाउंट है। दैट इज वेरी हैंडसम अमाउंट फॉर एनी 99% फैमिलीज ऑफ द इंडिया। बिल्कुल, इंडिया से आम परिवार के लिए इतना बड़े कॉर्पस, बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी मैं इसके बारे में कुछ डाटा शेयर करता हूं, फिर आपको क्लियर होगा कि क्यों हर कोई बंदा इसमें पैसा क्यों नहीं बना पाता मार्केट में। पैसा तो मार्केट ने बनाया, बिल्कुल, लेकिन लोगों का बना कि नहीं बना, वो क्वेश्चन है। क्यों नहीं बना? मोर देन 50% जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस फंड की जब आप एनुअल हर साल की उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे ईयर वाइज, फ्रॉम 1994 टू 2025, एवरी ईयर कम से कम उसकी वैल्यू पीक से 10% नीचे आई है हर साल। और एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद 15% तक भी वो नीचे गिरा। हर 3 साल बाद वो कम से कम 20% पीक से नीचे आया। जितनी भी उसकी NAV पीक टच की, उसके बाद 20% नीचे आया। और एवरी 4 ईयर कम से कम 30% तक भी नीचे आया पीक से। और एवरी 8 ईयर अपने पीक से आधा रहा है, 50% डाउन। 100 वाली आइटम 50 रुपए रहेगी। तो किसका हौसला पड़ता? अभी मेरा अभी पोर्टफोलियो 2.5 लाख का था, अभी 1.25 लाख का रह गया।
ये सारी जर्नी बीच में है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मिनी हार्ट अटैक्स तो आते रहेंगे, माइनर माइनर वो चलता रहेगा आपका। देखो जब हम क्या है भी, जब हम अकाउंट खोलते हैं ना, तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ भी आप क्यों खोलना चाहते हो अकाउंट। पहले एम तो क्लियर हो ना, इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं उसके बाद जब तक आपके पास एम नहीं होएगा ना, आप जर्नी इतनी लंबी तय नहीं कर पाओगे, इतना पेशेंस नहीं होएगा, क्योंकि उसके बीच में जो इतनी अप डाउन होएंगे ना, तो तब आपको बीच में चेक भी करते रहते कि हाँ जितना हो गया, मतलब वो जो एक टेंशन जो लगी रहती है। हाँ, तो उनको मैं यही पूछता हूँ भी आप क्यों खोलना चाहते हो, तो फिर वो मेरे को मैक्सिमम देते भी मैं अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए, मेरी जॉब में पेंशन नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं ओल्ड एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा हाथ ऐसे रहे, मेरे को ऐसे ना किसी के आगे करना पड़े। भी मेरे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हों तो उनको हायर एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े, तो उसके लिए मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मैंने शुरू करने लगे हो ना, आपने जो बोला है वो अपने कागज पे लिख लो, भाई ये 3 पर्पस के लिए मैं पैसे निकलवाऊंगा। बेटे की हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, उसकी फीस देने के लिए, तब पैसे निकलवाऊंगा। उसकी शादी होएगी तब पैसे निकलवाऊंगा, या बाकी का जो पैसा जो बचेगा वो मेरी ओल्ड एज के लिए। ये 3 में आप ना सिर्फ इसी के लिए निकालना जी। तकलीफ सबसे बड़ी क्या है वो मैं बताता हूं, जो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये लेवल बनने में 20 साल लग जाएंगे अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, लेकिन 20 साल एक दिन में नहीं होंगे, उससे पहले आपको 5 साल होंगे, 10 साल भी होंगे। 10 साल तक जब तक आपका ये अकाउंट चलेगा ना, 10 साल तक आपने जो ड्रीम है आपका है, लगभग उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा। जितना किसी की सोच 10 लाख की है, जी जी। किसी की 1 करोड़ की, किसी की 5 करोड़ की है, जितनी भी कम से कम वो तो पूरा हो जाएगा, उतना 10 साल के करीब हो जाएगा। और जब भी ऐसा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तो क्या पंजाबी है ना, हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, यार पैसे आ गए, चल घर का थोड़ा और काम करवा लेते हैं, यहाँ पे रिपेयर करवा लेते हैं, चल कोई गाड़ी का निकलवा लेते हैं। सबसे बड़ी कभी इमरजेंसी भी को पड़ गई, कोई जरूरत पड़ गई, जी जी, तो फिर सबसे इजी क्या है, आपके मोबाइल में 20 लाख पड़ा, मेरे को 4-5 लाख की जरूरत है, क्लिक, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए, इजी मनी हो जाती ना। वो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है कि आपने सोचा था उस पर्पस के लिए तो निकलवाया नहीं आपने कोई नई और नीड क्रिएट कर ली पड़ेगी। जो उस दिन आप पहले दिन गए थे, वो तीनों चीजें गांठ बांधनी पड़ेंगी आपको। अब बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब 70% लोग जो है ना, ये जर्नी लंबी चल ही नहीं पाते। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा अपना क्वेश्चन है ये, कि आप कहते हैं कि बहुत अर्ली टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी आती है कि अगर अभी हम सारा पैसा कंजूसी करके कहीं पे लगा देंगे, फिर जिएंगे कब, कि फिर बुढ़ापे के लिए क्या ही बचाना, जब अपनी सारी जिंदगी जब खर्च करना तब हमने खर्च नहीं किया। और दूसरा एक बड़ा आपकी में मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि घर कब खरीदना चाहिए एक इंसान को, सैलरीड पर्सन स्पेशली, कि कब खरीदना चाहिए, वो एक डिबेटेबल चीज है कि घर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो आप एक बार जरूर बताना ऑडियंस को। ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि घर लें या फिर कमर्शियल कुछ ऐसा ले लें जिससे हमें अर्निंग हो। ये बहुत जबरदस्त डिबेटेबल चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे लोग बात करें ज्यादा से ज्यादा। मैं स्टूडेंट्स को जब गाइड करता हूँ ना, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो क्या नहीं करना है वो पहले मैं ज़्यादा बताता हूँ। तो एक तो सबसे पहले नॉर्मली क्या गलती करते हैं यूथ, जैसे ही कोई जॉब लगी सबसे पहले क्या करते हैं, आईफोन, दूसरा बुलेट, अगर अच्छा ब्रेक मिल गया तो थार। मतलब ये फिर वो मैंने पहले आपको बोला ना सर, फिर वो कहते हैं कि फिर कमाया किस लिए, आप समझ रहे हो कि कमा किस लिए रहे, कि अब अगर अपने पे खर्च नहीं करेंगे, अब भी इस उम्र में खर्च नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे। तो सवाल आपका फिर बीच में रह गया, जो पहले वाला आपने पूछा था कि वो घर वाला और यूथ वाला, घर कब लेना है। तो तीसरा मैं बोलता हूँ, आपने घर कब लेना है, अभी नहीं लेना। अभी आपकी 24-25 साल में आपकी अर्निंग होगी, पता नहीं आपकी जॉब गुड़गांव में लगनी है, हैदराबाद लगनी है, कि आपने कनाडा जाना, कि ऑस्ट्रेलिया जाना, कहाँ जाना पता नहीं आपको भी इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स आप अपना पहले वेल्थ क्रिएट करो, घर के ऊपर पैसे मत खर्चना। सपोज आपकी गुड़गांव में जॉब लग गई अच्छी, आपने गुड़गांव 1-2 साल किया, चल यार यहीं पे घर ले लेते हैं, को फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन उसके 2 साल बाद 3 साल बाद आपको बहुत बढ़िया ब्रेक मिलती है बेंगलोर की, या कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी दूसरे शहर में, तो आपने तो पाँव में बेड़ी बांध ली पहले ही,
भाई मैं इस सिटी को कैसे छोड़ूं, मैं तो फ्लैट यहाँ पे ले लिया, घर ले लिया है। तो इनिशियल जब आपने इस करियर शुरू किया तो आपके तो एक लेवल ऑफ इनकम भी थोड़ा कम था, आपने अपने बजट के हिसाब से फ्लैट लिया। अगर आप 15 साल अपने प्रोफेशन में रहते हो, आफ्टर 15 ईयर यू आर एटलीस्ट क्लियर भी मेरे को ये सिटी में अपना परमानेंट सेटल होना है। 15 साल में आपको इतना क्लियरिटी हो जाएगी अपने मन में भी मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना कि नहीं, वापस इंडिया में ही सेटल होना है। और 15 साल के आपके करियर में आपने म्यूचुअल फंड में लगा के एक कॉर्पस भी तैयार कर लिया, एक आपके पास हैंडसम अमाउंट भी हो गया, फिर आपकी सैलरी भी तब तक बड़ी होती है, फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर घर के ऊपर इन्वेस्ट करो बाय द एज 40। 40 से पहले घर के ऊपर मत लगाओ पैसा। अपना ठिकाना होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि अपना ठिकाना बना लो कम से कम, फिर रेट भी रोज बढ़ रहे हैं, ये भी एक रेट चीज बढ़े है। तो आपने सेफ्टी होती है जब आपका आपने अपना घर जो होता है, सुकून इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने एफडी में नहीं करनी है, वो आपने 15 साल के लिए ऑन हाउस रेंटल हाउस का भी बहुत चलता है कि ऑन हाउस ज्यादा ठीक है या फिर रेंट पर ज्यादा ठीक है। रेंट ज्यादा ठीक है पहले करियर के शुरुआत, वो इंटरेस्ट और कंपाउंड जो आपको अर्निंग 15 साल में आपकी जो कंपाउंडिंग होगी ना, जितना आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी ना, उससे कहीं ज्यादा कंपाउंडिंग को आज भी हमारे यहाँ पे बहुत हल्के में लिया जाता है। कंपाउंडिंग का मैजिक का एग्जांपल दिया था, अगर उनको किसी ने स्टडी किया तो बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। कंपाउंडिंग जैसे 10,000 रुपए से आप जर्नी स्टार्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल जी, और हम 15 साल 20 साल की बात करते तो 15-20 साल में ये भी गिन के चलो भी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपका 15 साल 20 साल बाद आपके इनकम भी बढ़ेगी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो सिमिलरली आप जो 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मंथली सिप कर रहे हो, उसको भी 10% आप इंक्रीज करो एवरी ईयर। ओके, हर साल 10%। पहले साल आपने 10,000 किया, सेकंड ईयर आपने उसमें 1,000 ऐड करके 11,000 कर दिया, थर्ड ईयर आपने उसमें 1,100 और इंक्रीज कर दिया। भाई जितना भी आप पे कर रहे हो उसके 10% आप और इंक्रीज कर दो, तो पहला करोड़ बनने में आपको 14 से 15 साल लगेंगे, 14.5 साल के करीब लगेंगे पहला करोड़ बनने में। लेकिन दूसरा करोड़ बनने में आपका लेस देन 4 ईयर लगेंगे। तीसरा करोड़ बनने में आपको लेस देन 2 ईयर लगेंगे। चौथा करोड़ बनने में लेस देन 1 ईयर लगेगा। भाई जो पहला करोड़ बनने में आपको 15 साल लगे, चौथा करोड़ बनने में 1 साल लगता है। दैट इज कंपाउंडिंग। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। मतलब बेस बनने में, पहला करोड़ बनने में टाइम लगेगा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बात करूं, लेकिन जब पहला करोड़ बन गया, नॉर्मली गलती लोग क्या करते हैं, भाई आम लगाया, फल लग गए, आम नहीं खाने, आम का पेड़ कटवा लिया, उसका फर्नीचर बना लिया। जो आपने 10 साल 15 साल 12 साल जो तपस्या की थी वो सब मिट्टी में। कहने का मतलब क्या है, भाई आपने इतना बड़ा, जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट शुरू होने लगा तब आपने वो पेड़ नहीं काटा, वो अपना फंड निकाल के घर ले लिया या गाड़ी ले ली, और जो आपका जो 12 साल का कॉर्पस था वो खत्म हो गया। मोर देन 50% यही गलती होती। कंपाउंडिंग की जो स्टेज, थर्ड स्टेज में बोलता हूं, वहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अदरवाइज तो इसमें 4 स्टेजेस रहती हैं लाइफ में। जी जी। भी पहली स्टेज तो रखती है 4-5 साल में, पहले 5 साल में जी। 5 साल में आपको मार्केट की वोलेटिलिटी तो रहेगी, हमेशा ही रहेगी। 20 साल चलो, 25 साल चलो, वो रहेगी। लेकिन 5 साल में आपको जो रिटर्न आएगी इस मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इफ यू कंपेयर विद रिटर्न ऑफ एफडी, उससे आपको फार बेटर, आपको पूरे चांसेस उससे बेटर रिटर्न मिल जाएगी 5 साल में। और अगले 5 से 10 साल में आपको कंपाउंडिंग का थोड़ा सा हल्का सा झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। भी जितना आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी आपकी पोर्टफोलियो और भी बढ़ रही है, मतलब डबल इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर 10 ईयर जो रियल मैजिक बाद ही स्टार्ट होएगा, लेटर स्टेज पे। जितना टाइम लगाते जाओगे, 15 साल 20 साल, माइंड बॉगलिंग। जैसे वो कंपाउंडिंग होगी, 20 साल भी आप चल गए तो फिर आप पहुंचते हो चौथी स्टेज पे। चौथी स्टेज दैट इज रियल मैजिक। सिप लगाने का रियल पर्पस जो है दैट इज SWP। भाई मंथली आपने एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। आपकी सैलरी को, आपकी इनकम को रिप्लेस कर देगी 20 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट, मोर देन डबल। जितनी भी आपकी 20 साल बाद सैलरी होगी ना, उससे डबल आप पैसा इसमें से निकालना शुरू कर दो।
100 ईयर तक भी आप विड्रॉ करते रहो, पैसा खत्म नहीं होएगा। क्योंकि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड से, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आने वाला टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? आपको क्या लगता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, कहते हैं ग्रीन एनर्जी का बूम आने वाला है, या फिर सेमीकंडक्टर की जब बातें होती हैं तो ये वो फील्ड है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या एआई का भी को लेकर भी बहुत सारे, इंडियन मार्केट के हिसाब से बोलूं कि अभी ये वो चीजें हैं, लिथियम का भी हम कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जो बूम करेंगी। ये आम बंदा जो भी है, जो मीडिया में पढ़ रहा है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, सोचता है। हाँ जी। लेकिन जो हम फंड मैनेजर अपने हायर किया हुआ है, ही इज मोर कैपेबल देन अस। उसके पास टीम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक, मैं कंपनी में नाम लेता हूं, मिंद्रा के समझो आपने शेयर ले रखे हैं। जी। तो आप कैसे उसकी परफॉर्मेंस जज करोगे? जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, आप रिजल्ट देखोगे, तभी आपको पता लगेगा भी इसकी सेल बढ़ रही है, घट रही है, कैसे करूं। ठीक है ना? लेकिन जो फंड मैनेजर है, जिसने बड़ा स्टेक ले रखा हुआ है, समझो उसने भी मिंद्रा के शेयर ले रखे हैं, वो तो डेली बेसिस पे ट्रैक करता है। राइट। उसके पास टीम है, 400-500 बंदे की टीम है। एक एक कंपनी के शेयर को मॉनिटर करने के लिए 2-2, 3-3 बंदे बैठे हैं। आज कितनी गाड़ियां गेट से बाहर निकली, क्या प्रोडक्शन थी, डेली बेसिस पे वो ट्रैक करते हैं। उसका कौन सी कंपनी से नेगोशिएशन चल रही है, क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कौन सा बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, वो डे टू डे उसको मॉनिटर करते हैं। तो कई सही कौन डिसीजन लेगा? ऑब्वियसली, सिंपल। सिमिलरली, जैसे आपने जिन जिन सेक्टर की बात की है, तो उसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी फेक है, हमें नहीं पता। जी। तो इसीलिए हम फंड मैनेजर को अथॉरिटी देते हैं, ये ले भाई मेरे पैसे, रिसर्च तू कर, कंपनी तू सिलेक्ट कर, कब लेनी है, कब बेचनी है, कब एंटर करना है, कब निकलना है, तेरी हेडेक। मैं क्यों हेडेक लगाऊं? मेरा जो अपना प्रोफेशन है, मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग करूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करूं। बस वो पहला काम जो आपने पहले ही बताया था वो ये करना है कि एक ट्रस्ट वर्दी फर्म आपको ढूंढनी है, फिर पैसा देके निश्चिंत हो जाओ। वो उनकी एक अच्छा फंड मैनेजर देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। कभी भी जो नॉर्मली गलती करते हैं, 1 साल या 2 साल की परफॉर्मेंस देख के जज कर लेते, दैट इज टोटली रॉन्ग। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अगर आप तो सालों से, लेकिन आज पिछले 10 साल में कहूंगी, 5 कहूंगी, 10 भी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं। हाँ। और शायद इसलिए हम, क्योंकि लोगों का भी रुझान बहुत हो गया, जो चीजें बहुत दिखती है फिर वो बहुत चीजें बिकती हैं। वो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, वो तो बाद में पता लगता है। सबसे पहले आपने बात की थी ना, सोशल मीडिया भरा हुआ है ना चीजों। वही, आप कोई भी यूट्यूब चैनल लगाइए, उसमें कुछ भी देखना स्टार्ट कीजिए तो वो पॉपअप आ जाता है बार बार। हाँ, कि 2 घंटे की वर्कशॉप लगाइए, इतना कमा लेंगे आप। कभी बहुत इजी मनी के ट्रैक में आ जाते हैं लोग। जब इंटरनेट नहीं था ना, लोगों के साथ फ्रॉड तब भी होते थे, अलग अलग फॉर्मेट में होता था। आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, नई टेक्निक आ गई है, नए तरीके आ गए हैं। ये भी एक लीगल वे बन गया लोगों को बेवकूफ बना के पैसे इकट्ठे करने का। तो उनसे बचो। जो यूट्यूब पे आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं, मैं स्पेशली ट्रेडिंग के वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं उनसे बचो। वो उनको खुद नहीं पता जो आपको सिखा रहे हैं। तकलीफ क्या होगी? आपने 20,000 50,000 फीस दे के, उससे पैसे दे के आपने सीख भी लिया, और जो सीखा है वो कच्ची पक्की नॉलेज है। 50,000 तो आपका वो गया। लेकिन जब उस नॉलेज को आप अप्लाई भी करोगे ना, जैसे कोई अकाउंट खुलवा के उसमें अप्लाई करोगे, तो आपका 4-5 लाख रुपया और उड़ने वाला है। फिर आपको समझ आएगा भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तब तक बहुत देर हो जाती है। तो बेटर यही है, आप पेशेंस से एक अच्छा फंड मैनेजर ढूंढिए, और अलग अलग सेक्टर के आपके नीड के मुताबिक आपको कौन से फंड तो 1000 से ऊपर हैं, आपको कौन से फंड चुनने हैं, वो एक अच्छे सलाहकार की मदद से आप फंड चूज कीजिए। फिर पैसा नॉलेज से नहीं आएगा। आपको अच्छा फंड ढूंढना है, आप चैट जीपीटी से पूछ लो या कोई भी एआई से पूछ लो, आपको भी वो आपकी नीड्स के मुताबिक फंड बता देगा, ये वाले आप अच्छे फंड की चूज करवा देगा आपको। जी। लेकिन पैसा खाली वो चैट जीपी की नॉलेज से या फंड की सिलेक्शन से नहीं बनेगा। आजकल लोग यूज करते हैं बहुत, मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं। लेकिन उससे पैसा नहीं बनेगा। मैं नॉलेज से पैसा नहीं बनता, उसकी मैं एग्जांपल ले देता हूं आपको। मेरी तरीका होता है देसी भाषा से समझाओ।
आप क्या समझते हो भी जो सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है? मतलब ये परसेप्शन है कि ऐसा ऐसा होता ऐसा अच्छी रहती है ना। जितने भी लोगों से पूछेंगे उनकी क्या ओपिनियन यही रहेगी कि हाँ अच्छी भाई सेहत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे या हेल्दी हेल्दी रहेंगे, अपनी हेल्थ हाँ, अच्छी रहेगी। कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम लोग कर पाते हैं। सिंपल। बहुत कम। करते हम वो है जो हमारा मन करता है। रात को हम अलार्म भी लगाते हैं भी सुबह सैर पे जाना है, परसों लेकिन जब अलार्म बजता है तो सबसे पहले अलार्म को बंद कर देते हैं, फिर सोचो यार सो मजा आता है, जो सुबह के सोने का मजा है वो अलग ही है। ये तो हो गया, नॉलेज थी अपने भाई सैर से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन करते क्या है जो अपना मन। नॉलेज से आप फंड तो चूज कर लोगे, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा वो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। उसके लिए अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है तो सोने पे सुहागा। आप सैर करने जाते हो, आपका एक ग्रुप है 3-4 जने, वो पता भी सुबह आपके उसने बेल बजानी है तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना आपके सैर करने के। जाना ही पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा ना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, वो तंग करेंगे। एक रूटीन बन जाएगा ना एक दूसरे के साथ, वो भी जाएगा यार मेरे को वो वेट करता होगा, मेरे को जाना चाहिए। तो इसी तरह आप इस जर्नी के ऊपर जब आपकी फंड वैल्यू 50% घटेगी ना, तब आपको एक संभालने वाला बंदा चाहिए जो आपको संभाल सके उस टाइम पे। और आप अपने रूटीन के जो काम कर रहे हो वो करते रहे, वो करते रहो। हाँ। फोकस अपना, मैं यही बोलूंगा आपके दर्शकों को भी, अपना फोकस अपने प्रोफेशन पे रखिए। वहां पे आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, वहां पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, वहां से आपकी सैलरी कैसे बढ़ सकती है। और जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है उससे अपना लाइफस्टाइल चेंज मत कीजिए, उसमें 20% आप खर्चे बढ़ाइए, 80% आप एक रेशो भी रहता है 50-30-20, आप उसमें बिलीव करते हो? मैं ये कहता हूं जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उसका 20% आप अपने खर्चे बढ़ा लीजिए, 80% आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सिंपल। वो जितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे उतनी जल्दी अपनी लाइफस्टाइल चेंज मत करो। अपना लाइफस्टाइल, तकलीफ क्या है हमारे यहाँ पे, जिसकी 20,000 सैलरी है ना वो भी तंग है, जिसकी 2 लाख है वो भी तंग है। क्यों? हम खर्चे बढ़ा लेते हैं सर। यस भाई, जब 20,000 है तो उसकी ईएमआई जाती होती है 5,000 6,000, जब 2 लाख हो गई तो उसकी ईएमआई 1.25 लाख की हो जाती है, क्योंकि उसने लाइफस्टाइल साथ साथ चेंज कर लिया। लाइफस्टाइल जो, जैसे आपने पहले बोला ना भाई एंजॉय करो या करो, कल किसने देखा? तो अगर एंजॉय करना है तो आप पैसिव इनकम से करो, एक्टिव इनकम से मत करो। एक्टिव इनकम आपकी कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। पैसिव इनकम है उड़ाओ फिर बनेंगे पैसे, उड़ाओ फिर बनेंगे। एक्टिव इनकम जिस दिन टाइम जीरो हो गया पैसा जीरो हो जाना, फिर क्या करोगे? तो मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो भी डाली थी उसमें बोल रहे भाई यार 60 साल तक किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो जैसे मर्जी करो, तो चॉइस अपनी है ना। कहते कल नहीं पता, मैं कहा नहीं पता तो फिर 2 तरीके कर सकते हो आप। एक या तो सिप लगा लो, मैं कहता कल नहीं किसी ने देखा, मैं कहता तुम्हारी एज क्या है, 40 साल है, या मेरी भी वॉटेवर जो भी, मेरे को ये नहीं पता अभी मैं कल का दिन देखूंगा कि नहीं देखूंगा, कोई गारंटी नहीं है। और ये भी प्रोबेबिलिटी है मैं 100 साल तक भी जीऊं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी दोनों है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपकी तैयारी दोनों तरफ की होनी चाहिए। बिल्कुल। वो तैयारी कैसे कर सकते हैं आप? एक आप लो टर्म इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लो, और दूसरा आप कर लो सिप। अगर कल को कुछ हो गया तो फैमिली को फाइनेंशियली ट्रबल नहीं आएगी। इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो फैमिली की टेक केयर करेगा। जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने अमाउंट की आप टर्म इंश्योरेंस लेके रख लो। एक तो ये काम कर लो। दूसरा प्रोबेबिलिटी, अगर मैं 100 साल जी गया फिर तो टर्म इंश्योरेंस के पैसे गए, लेकिन मेरे को 100 साल अगर जीना है तो उसको जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए 20 साल की सिप कर लो। 20 साल आपने सिप चला ली, सारी उम्र आप पैसा खाई जो पैसा नहीं खत्म होएगा, वो आप बाद में अगली जनरेशन को भी दे के जाओगे। आप तैयारी दोनों तरफ की करके रखो। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम लोगों के यूथ, आज के यूथ के पास, आज जो जनरेशन है, नॉलेज बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, सीखने को बहुत है, करने को बहुत है, तो ये एडवांटेज तो है। अब वो कितना यूज करे वो तो नहीं हम जानते। मैंने अभी पहले ही बताया ना, तो मतलब नॉलेज से पैसा नहीं आएगा, लेकिन वो आपने ये भी बताना है कि वो आपको सही रास्ता देखना पड़ेगा, फिर कहां जाना और कितने पेशेंस के साथ। बिहेवियर क्या डिपेंड करता है। बिहेवियर, कितने बंदे हैं जिन्होंने वो म्यूचुअल फंड में 20 साल की जर्नी की, किसी भी बुरे से बुरे फंड में भी लगा लोगे ना
तब भी मार नहीं आपकी खाएंगे रिटर्न आप। जो है बैंक की एफडीआर से डबल से ऊपर आएगी। चलिए, मुझे लगता है सर बहुत नॉलेज मिली होगी लोगों को। कुछ सवाल होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में लोग डालेंगे, बिल्कुल। फिर मौका मिलेगा तो और अच्छी अच्छी बातें हाँ, करें। अगर कुछ किसी और का पहलू सवाल तो कोई अभी नहीं रह गया अपना वो कमेंट्स में comment बता में, दो आप, हाँ, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम हम बैठ के उन उस पे सभी क्वेश्चन बातचीत का करेंगे। आंसर कर देंगे। और मुझे लगता है बहुत, मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा ये पॉडकास्ट, आपसे बातचीत करना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और आपकी जो हिस्ट्री है वो बता रहे कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं हम। वो ट्रस्टवर्दी पर्सन ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बात के साथ साथ लोगों में विश्वास हो, लोग आपसे कनेक्ट हों और लोग आपसे वो हेल्प भी लें। स्पेशली मैं यूथ से कहना चाहती हूँ कि हम 2-2 लाख रुपए का आईफोन जो खरीद लेते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट अगर हम चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देश के लिए भी, अपने लिए भी सुधर जाएंगी। लाइफस्टाइल चेंज करना तो अपनी पैसिव इनकम से करो, दैट्स इट। जी थंब रूल, जी एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट करो, जितना कर सकते हो करो, तो उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओ। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।